आप सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस का एक और एक्स्ट्रा लेक्चर जो मैंने ले लिया है। देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन तो पूरा दे चुकी हूँ मैं, कुछ 5-6 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब रिवीजन लेक्चर आया तो मेरा मन नहीं माना, मेरा मन कर रहा था कि कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जरूर होना चाहिए जिसमें शायद कुछ हम इस खुद को एनालाइज कर पाए कि कितना हम समझ पाए चैप्टर में। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कुछ इसमें ऐसे टॉपिक्स भी हैं शायद वो कहीं ना कहीं हमारी बुक में हम डिस्कस नहीं कर पाते या कुछ एक्टिविटीज से अलग तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगर ज़्यादा नहीं होते तो चिंता मत करिए, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तब भी मैं एक सेशन आपका लूंगी ज़रूर जिसमें आपके PYQs होंगे और तब भी दोबारा रिविजन करवाऊँ। तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक बार खुद को एनालाइज कर पाए कि आपने कितना समझ में आ रहा है आपको, आप क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन दूंगी और वो आपकी स्क्रीन पर लिखा आता रहेगा, आप उसको पढ़िएगा, अपना आंसर दिमाग में सोच लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू ऑटोट्रॉफ्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन टू मेक देयर फूड। अब देखिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो स्टोमेटास के थ्रू, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो स्टोमेटास के थ्रू। स्टोमेटास क्या होते हैं, लीव्स पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टोमेटास कहा जाता है। और रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से प्लांट ऑब्टेन नहीं करते। कैसे करते हैं, प्लांट्स करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में से हमारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, रूट्स में, प्लांट्स की जो रूट्स होती है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं राइजोबैक्टीरिया जैसे होता है ना, तो इस तरीके के कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन किससे ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजन करते हैं वो सॉइल से ऑब्टेन, किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड। देखिए जाइलम क्या है, जाइलम वो टिश्यू है जो प्लांट में वाटर का कंडक्शन कराता है। अब अगर जाइलम को आप प्लांट में से रिमूव कर देंगे तो हमारे प्लांट में वाटर का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, फिर वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा और क्या होगा, धीरे धीरे वो ड्राई होने लग जाएगा और एक टाइम पे आकर के प्लांट हमारा मर जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट व्हेन अ लीफ पील वाज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज दिस ग्रीन कलर ड्यू टू। अब ये कह रहे हैं कि एक बच्चा है, उसने लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, तो उसने क्या देखा कि उसको लीफ में कुछ ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब वो ग्रीन कलर के डॉट्स क्या है, देखिए जो हमारी लीफ होती है उसमें हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और हमने देखा जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर आपको एक सेल ऑर्गेनल मिलता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो बच्चे को ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं उसको क्लोरोप्लास्ट। और अब ये कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में जो ये ग्रीन कलर है किस वजह से, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट मिलता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल, और उसके अंदर एक पिगमेंट मिल रहा है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का होता है और प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द फंक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स मार्क्ड A and B इन द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एज शोन। अब इसमें क्या दे रखा है कि डायग्राम दे रखा है और आपको वेसल्स जो दे रखे हैं ब्लड वेसल्स, उनके नाम बताने हैं कि ये कौन सी ब्लड वेसल है। तो देखिए हार्ट में जो ब्लड वेसल लेफ्ट साइड में, इस तरह से मान लीजिए हमने इस तरीके से समझा था, है ना, ये मान लीजिए जो लेफ्ट साइड है ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, तो अब राइट एट्रियम से क्या कर रखा है इन्होंने, दो हमें ब्लड वेसल्स दिखा रखी है बी नाम से जो राइट एट्रियम से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से कनेक्ट होती है हमारी पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, यहाँ पर लंग्स में से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर के आ रही है हमारे हार्ट तक। ठीक है, एक तो ये हो गई, और दूसरी इन्होंने दे रखी है हमें क्या,
इससे राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड इस तरीके से दे रखी है हमें बाहर निकलती हुई टी शेप की। तो ये क्या है, ये राइट वेंट्रिकल से निकल रही है। वेंट्रिकल से किसके पास तक जा रही है, हमारे लंग्स तक। तो ये वाली होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के जाती है हमारे लंग्स तक। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि ब्लड वेसल ए इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। इसमें क्या है कि ब्लड वेसल ए इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, यानी कि ए क्या करती है, ए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाती है। और बी क्या कर रही है, इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन लेकर के आ रही है, बी वाली वेसल यानी कि पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। अब देखिए, अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अब ये कह रहे हैं कि जब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होता है तो इसमें कौन सी ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है जो प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में नहीं बनते, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन में वो प्रोडक्ट नहीं बनते। तो क्या कह रखा है इसमें, देखिए हमारे ना तीन तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक तो होता है एनेरोबिक, एक एरोबिक और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक में तो बनते हैं हमारे एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, ये बनता है हमारा किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनेरोबिक में क्या बनता है, एनेरोबिक में बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, और एटीपी, सॉरी, ये बनता है एनेरोबिक में। और जो हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन उसमें बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस में एटीपी, ये होती है हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस। तो हमारे अंदर दोनों ये वाले केस होते हैं, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है बी वाला। बी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल, ये इथेनॉल जो है ना ये एल्कोहल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एल्कोहल नहीं बनता किसी भी तरीके के रेस्पिरेशन में, ठीक है, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। अब आता है सिक्स्थ, द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से सही बताइए। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्यों, आप यहाँ पे भाई अमीबा को एक तरीके से वो लेकर के चलिए रेफरेंस के लिए कि आप अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या अमीबा में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटते नहीं है, सिंपलर में सब में टूटते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। तो सब क्या करते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंगल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा है द सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सही बात है, छोटी सी सेल होती है तो क्या होता है उनमें क्या ही उनमें कोई ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट होता होगा, तो खुद सिंगल सेल्ड है तो उसमें डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तीसरा है स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनिजम्स। अभी कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल में टिश्यू कहाँ से हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया, पहला और दूसरा सही था। और फोर्थ है एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग फूड, कि जो सारा सरफेस होता है सेल का वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट होता है ताकि खाना ले सके। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें स्टेटमेंट सही था। तो सेकंड और फोर्थ इसमें हमारे क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, सेकंड एंड फोर्थ। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ में क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। देखिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट भी अपने वेस्ट को रिमूव करता है बॉडी से। उसके वेस्ट क्या हो सकते हैं, उसके वेस्ट हो सकते हैं रेजिन्स, गम्स और आपके जैसे कि केफीन वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है उसके वेस्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कई बार ऑक्सीजन होता है, तो ये सब क्या है उसकी वेस्ट है, ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट का नहीं है, तो ये रेजिन्स और गम्स तो निकालता है वो, यूरिया नहीं निकालता। यूरिया निकालते हैं हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट में, यूरिन में हमारे होता है यूरिया, ठीक है। प्लांट्स यूरिया नहीं रिलीज करते। ड्राई लीव्स भी एक तरीके से जो प्लांट होती है उनका क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और डी है एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर भी निकालता है। स्टोमेटास के थ्रू क्या होता है, एक्सेस वाटर रिलीज होता है जिसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। तो सेवेंथ का आपका सही आंसर है बी, यूरिया। यूरिया प्लांट का कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू
फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ अ ग्रीन लीफ एज शोन इन द गिवन डायग्राम। अब जो आपको डायग्राम दे रखा है उसमें देखिए स्टोमेटास जो है वो बहुत ज्यादा पतले हैं, है ना। स्टोमेटा जो हमारी गार्ड सेल्स हैं, इसके चारों तरफ गार्ड सेल्स, ये इस तरीके से गार्ड सेल्स होती हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा स्टोमेटल पोर होता है। ये जो दो मैंने बनाई है इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। जब ये गार्ड सेल्स फूल करके मोटी हो जाती हैं, यानी कि इनके अंदर पानी चला जाता है, तो क्या होता है, ये फूल जाती हैं और स्टोमेटल पोर को खोल देती है। और जब इनमें से पानी बाहर निकल जाता है तो ये हमारे सिकुड़ जाती है, हमारी गार्ड सेल्स जो होती है ये वाली साइड वाली, और स्टोमेटल पोर को बंद कर देती है। अब आपने जो पिक्चर देखी है उसमें देखिए स्टोमेटल पोर जो है वो बंद है और गार्ड सेल्स भी बहुत ज्यादा पतली हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, यानी कि गार्ड सेल्स में से बहुत सारा पानी बाहर जा चुका है जिस वजह से गार्ड सेल्स सिकुड़ गई हैं और हमारा स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग। देखिए असर्शन होता है एक स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर रीजन होता है उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि मतलब उसका रीजन बताते हैं ऐसा क्यों है। जैसे कि मैंने बोला कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट तो हो गया आप पढ़ रहे हैं, वो हो गया असर्शन, और रीजन क्या हुआ, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया असर्शन और रीजनिंग। अब आपको बताना है, देखिए असर्शन में दे रखा है आपको नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये तो मैंने आपको अभी बताया था। ये क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत जरूरी एलिमेंट है प्लांट्स के लिए, इसलिए वो क्या करता है सॉइल में से इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब लेकिन इसके रीजन में लिखा हुआ है द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। अब ये कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो नियरेस्ट सोर्स है हमारे प्लांट के पास, तो सही बात है। सोर्स क्या है, हमारे जो प्लांट है वो जितने भी मिनरल्स हैं, जिस भी चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो एनवायरमेंट से लेता है या फिर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सॉइल से लेता है। तो सॉइल क्या है, रिचेस्ट सोर्स है और नियरेस्ट सोर्स है प्लांट के लिए, किसका, मिनरल्स का। लेकिन अब आप एक बात देखिए यार, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन रीजन क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है कि सॉइल उसके सबसे पास होती है। तो इसका रीजन ये करेक्ट नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट तो इंडिविजुअल ठीक है, ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअल अपने आप में ठीक है, लेकिन जो असर्शन है और असर्शन का रीजन गलत दे रखा है। रीजन होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नहीं ऑब्टेन कर सकते नाइट्रोजन को, वो बैक्टीरिया से कन्वर्टेड जो नाइट्रेट्स में होती है नाइट्रोजन उसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, असर्शन भी ठीक है कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेता है, और रीजन जो है वो स्टेटमेंट उसका ठीक है, रीजन का स्टेटमेंट ठीक है कि सॉइल नियरेस्ट सोर्स है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे 11th क्वेश्चन फिर दोबारा से क्या है, एक असर्शन रीजनिंग है। असर्शन क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारे 3 तरीके के चीजें निकलती हैं। पहला होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका काम होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करना। HCl क्या है, एसिड है, तो क्या करता है HCl करता है हमारा एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड, ठीक है, एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड, और साथ में क्या करता है HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो ये होगा HCl के फंक्शन। अब ये असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। सही बात है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। रीजन में क्या दे रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एंड टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, यानी कि ये कह रहा है कि HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन को वो एक्टिवेट कर सके, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पेप्सिन को एक्टिवेट कर सके। तो इसका असर्शन बिल्कुल सही है कि HCl खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है, और रीजन भी सही है क्योंकि वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी के एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है ना उसमें से दे रखा है। एक्टिविटी में पहले आपको समझा देती हूँ एक्टिविटी क्या कहना चाहती है। तो देखिए इसमें क्या रखा है, हमें ये एक्टिविटी यूज करी जाती है ये बताने के लिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है।
चलिए, तो इसमें क्या कह रखा है कि आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, ठीक है। यहां मैंने एक प्लांट ले लिया और यहां भी एक प्लांट ले लिया, ठीक है। हमें 2 प्लांट लेने हैं और उन दोनों को क्या करना है, इन दोनों प्लांट को ले जा करके एक डार्क रूम में रख देना है, यानी कि जहां पर अंधेरा हो। अंधेरे में क्यों ले जा करके रखना है? देखिए, प्लांट ने अभी तक जो भी इसके अंदर खाना स्टोर्ड है, स्टार्च जो इसके अंदर स्टोर्ड है, जब मैं इसे अंधेरे के कमरे में ले जा करके रख दूंगी तो यहाँ पे सनलाइट तो है नहीं, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो जितना इसके पास स्टार्च अभी के टाइम पे स्टोर्ड है ना, उसी को धीरे धीरे ये खाना स्टार्ट कर देगा, यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, अपना सारा स्टार्च इस 3 दिन के लिए रखने को कहते हैं, वो 3 दिन में ही सारा स्टार्च क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। अब उसके बाद ये कहते हैं कि जब 3 दिन हो जाए उसके बाद इस प्लांट को बाहर लाइए, उसे सनलाइट में रखिए। लेकिन सनलाइट में कैसे रखना है, आपको दोनों के ऊपर जार कवर कर देना है, एक ट्रांसपेरेंट जार से इन दोनों को कवर कर देना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ट्रांसपेरेंट जार से इनको कवर कर दिया, और इस ट्रांसपेरेंट जार से कवर करने के बाद ये कहते हैं कि एक प्लांट में, प्लांट ए में आप क्या करिए, यहाँ पर एक डिश रख दीजिए और उसमें क्या रखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें रखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है, अब देखिए ये जो जार है इसके अंदर क्या है, ये जार बंद हो गया, इसके अंदर एयर ट्रैप होगी ना, तो इस एयर जो ये इसके अंदर ट्रैप है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो क्या करता है ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या करता है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होगा, एक जार में से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन दूसरा में क्या है, दूसरे में अभी भी थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को सारी को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नहीं मिल पाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी तो भाई इसके अंदर स्टार्च कहाँ से बनेगा, यानी कि ये वाला जो प्लांट है इसमें स्टार्च नहीं बन रहा होगा, इसमें स्टार्च नहीं बन रहा होगा और इसमें स्टार्च बन रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? यानी कि क्या हो गया, एक प्लांट में स्टार्च नहीं बन रहा, एक प्लांट में बन रहा है। किसमें नहीं बन रहा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं की जा सकती। ये वाली एक्टिविटी ये बात कह रही है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है, ये जो एक्टिविटी इस बच्चे ने करी है ना, इसके कुछ स्टेप्स लिखे थे। अब इन स्टेप्स में इसने कहीं ना कहीं गलती कर दी, बताओ कहाँ गलती करी है। तो ए ऑप्शन है इसमें, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 डेज। सही बात है, इन दोनों जो प्लांट्स हैं उनको 3 दिनों के लिए डार्क रूम में रखना था, ठीक है। बी है, बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट। ये जो बेल जार है इनके जो बॉटम है उनको सील कर दिया गया ताकि इसमें एयर ना जा सके बाहर से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डी ऑप्शन ये कह रहा है, अ लीफ फ्रॉम बोथ द प्लांट्स इज टेकन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब देखिए ये क्या करते हैं, जब ये इन्होंने टेस्ट करा था इसके बाद ये क्या करते हैं, इसकी एक लीफ तोड़ लेते हैं और लीफ को क्या करते हैं, दोनों लीफ को टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, एक आयोडीन सोल्यूशन होता है, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन। जैसे ये लीफ है तो इस पर क्या करता है, इस पर आयोडीन सोल्यूशन को डालते हैं, और जैसे आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के प्रेजेंट में वो ब्लैक या ब्लू कलर का हो जाता है। तो अगर इस पे आयोडीन डाला और ये ब्लैक ब्लू कलर की हो गई, मतलब इसके अंदर स्टार्च है, और अगर नहीं हुई तो मतलब क्या है, ये इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अगर आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे तो वो ब्लैक या ब्लू कलर की हो जाएगी अगर उसमें स्टार्च होगा। और स्टार्च कब बनेगा, जब फोटोसिंथेसिस होगी। तो यहाँ तो स्टार्च बना ही नहीं था, तो ये वाली जो लीफ होती है ना, इसके अंदर जो आयोडीन होता है उसके कलर में चेंज नहीं आता। इस वाली के अंदर आयोडीन में चेंज आ जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला, डी वाला भी ठीक है, लेकिन सी वाला देखिए, सी में क्या है, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। नहीं भाई, आफ्टर नहीं, बिफोर द स्टार्च टेस्ट। जब आप स्टार्च टेस्ट को करोगे तो उससे पहले आप इन दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रखोगे बेल जार्स लगा करके, ठीक है। आफ्टर नहीं, बिफोर द स्टार्च टेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। अब आता है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हैव टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सेल्स इनटू द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या कह रहा है ये, कि इसने हमको एक क्या दे रखी है, पिक्चर दे रखी है। ये भी आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी का ही पार्ट है। एक्टिविटी में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक्टिविटी को छोड़ के नहीं चलता, एक्टिविटीज में भी
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है आपकी पहली वाली एक्टिविटी। इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये रेस्पिरेशन में आपकी एक्टिविटी दी हुई थी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, जैसे कि इसमें टेस्ट ट्यूब ले रखी है। टेस्ट ट्यूब लेकर के आपको स्ट्रॉ के थ्रू उसमें अपनी एयर को एक्सहेल करना है, यानी कि उसमें अपने मुंह से हवा छोड़नी है सॉल्यूशन में, और उसके अंदर सॉल्यूशन होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी होगी केमिस्ट्री के, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही हम एयर एक्सहेल करते हैं तो हमारी एयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके साथ कौन रिएक्शन कर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आपको पता होगा जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में क्या बनाती है, ये वाटर को बनाती है। ये इसकी रिएक्शन होती है जब ये हम इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अपनी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमने पानी लिया होता है सॉल्यूशन, वो ट्रांसपेरेंट से थोड़ा सा धुंधले कलर का हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मिल्की सा, थोड़ा टर्बिड हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आपने एक्टिविटी करी, कि आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें जैसे ही आपने स्ट्रॉ से एयर को एक्सहेल करा तो उसका कलर चेंज हो गया। तो अब ये एक्टिविटी आपको क्या कंक्लूड करके देती है, तो इसमें ऑप्शन ए है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर, यानी कि जो हम एयर लेते हैं अंदर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, तो नहीं, जो हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है। बी है फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, हमने तो फर्मेंटेशन की यहाँ पे बात भी नहीं करी। सी है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर, यानी कि जो हम एक्सहेल कर रहे हैं एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, तभी तो इसकी रिएक्शन हो गई कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है। अब देखिए 15th क्वेश्चन। 15th में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ टाइगर, द रीजन फॉर दिस इज, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक जो डियर है उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है, जबकि जो एक टाइगर है, टाइगर के अंदर क्या है, टाइगर के अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें क्या है, देखिए, जिनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, यानी कि जो डियर है, डियर क्या है, डियर एक हर्बीवोर, यानी कि वो प्लांट्स को खाता है, तो वो है हर्बीवोर। और जो टाइगर है वो है कार्निवोर, यानी कि वो क्या करता है, मीट खाता है, ठीक है ना, दूसरे जानवरों को खाता है। अब जो हर्बीवोर्स होते हैं वो खाते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स में आपने सुना होगा कि प्लांट की सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, ठीक है, और सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अब क्या हुआ, डियर क्या है, हर्बीवोर, हर्बीवोर क्या खाते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स में क्या है, सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी हुई, सेल्यूलोज की। अब ये जो सेल्यूलोज होता है इसका डाइजेशन करने में टाइम लगता है, तो इसलिए क्या होता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लंबी होती है, ज्यादा लंबी होती है। बल्कि जो कार्निवोर होते हैं उनके खाने में सेल्यूलोज नहीं होता, तो उनको क्या है, उनका जो खाना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन अगर छोटी लेंथ की होगी तो भी डाइजेस्ट कर जाती है, ठीक है। तो हर्बीवोर में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होगी, और कार्निवोर में यानी कि टाइगर में क्या होगी, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होगी। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या देखे हैं, पहला ऑप्शन है ए, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इस वजह से है, नहीं भाई, मोड ऑफ इनटेक कैसे हो सकता है, मोड तो ऐसे होते हैं जैसे सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, पर ये तो दोनों एक ही होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं। तीसरा क्या है हमारा सी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विलाई इंटेस्टाइन, विलाई क्या होते हैं, इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो दोनों की इंटेस्टाइन में होंगी, ऐसा थोड़ा ना इसका खाना डाइजेस्ट होगा या इसका नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, यानी कि किस तरीके का खाना वो खा रहे हैं, ये प्लांट को खा रहे हैं इसलिए इनकी इंटेस्टाइन लंबी है, और ये क्या खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं इसलिए इनकी इंटेस्टाइन क्या है, छोटी है, ठीक है। द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्या है, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये मैंने पढ़ाते टाइम में बताया था आपको कि जाइलम की जो वेसल्स होती है और ट्रैकिड्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं वाटर कंडक्शन में, और जो फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स होती हैं और सीव ट्यूब्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं हमारे फूड के कंडक्शन में। यानी कि फ्लोएम है, उसके अंदर जो 4 पार्ट्स होते हैं उसमें से 2 सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 16 का बी, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है।
आगे है 17 से क्वेश्चन जो 20 तक है, उसमें केस स्टडी बेस्ड है। केस स्टडी दे रखी है आपको हीमोडायलिसिस के ऊपर, ठीक है। तो केस स्टडी ना पढ़ के मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आती हूँ, और इसमें डायग्राम दे रखा है आपको हीमोडायलिसिस का, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं जो हमारा 17th क्वेश्चन, देखिए बीच बीच में से मैंने थोड़े एक आधे क्वेश्चन है ना स्किप कर दिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो नंबरिंग शायद मैं थोड़ी गलत बोल रही हूँ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द हीमोडायलाइजर दैट हैज सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब विच हेल्प, यानी कि हीमोडायलाइजर जो होता है, हीमोडायलिसिस कब करते हैं, हीमोडायलिसिस तब करते हैं जब हमारी किडनी वर्क करना बंद कर देती है किसी इंजरी की वजह से, या फिर क्या कहते हैं ओल्ड एज की वजह से। क्या होता है, किडनी अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाती। तो क्या होता है, एक अलग से डायलाइजिंग मशीन रखी जाती है, डायलाइजर रखा जाता है, जिसमें क्या होता है ब्लड को प्योरीफाई करा जाता है। अब ये सेटअप कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ह्यूमन है, ये मान लीजिए हमारा हार्ट है तो यहाँ से क्या होता है, हमारे आर्टरी से क्या होता है, ब्लड को सप्लाई किया जाता है इस डायलाइजिंग मशीन के अंदर, ठीक है। ब्लड को कनेक्ट कर दिया जाता है किससे, डायलाइजिंग मशीन से। अब डायलाइजिंग मशीन के अंदर होती है बहुत सारी ट्यूब्स, ठीक है, बहुत सारी ट्यूब्स। ये ट्यूब्स किस चीज की बनी होती है, ये ट्यूब्स बनी होती है मेम्ब्रेन्स की। और मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन का काम होता है इस ब्लड में से काफी सारी चीजें जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, उसको बाहर खींच लेना, किसमें, यहाँ पे भरा हुआ होता है डायलाइजिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो डायलाइजिंग सोल्यूशन में ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल करके डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भेजना, ये इस मेम्ब्रेन का काम है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने थ्रू पास करवा रही है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है ए ऑप्शन टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ऑस्मोटिक प्रेशर का इससे कोई मतलब नहीं है। बी है टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, भाई डायलाइजिंग सॉल्यूशन में से नहीं करती है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को प्योरीफाई, वो किस में से करती है, ब्लड में से वेस्ट को प्योरीफाई करती है, ठीक है, ना कि डायलाइजिंग सॉल्यूशन में से। फिर तो ऐसा होगा डायलाइजिंग सॉल्यूशन में से वापस नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सी क्या है, इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्ट को डायलाइजिंग सॉल्यूशन में भेजने का काम करती है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डी क्या है, टू पंप प्योरीफाइड ब्लड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, तो ये इसका काम नहीं है, वो मशीन अलग से लगी होती है, पंपिंग मशीन, जो वापस से बॉडी को सही प्रेशर पे रख करके बॉडी के अंदर ब्लड को भेजती है, ठीक है। तो इसका काम नहीं है, इस मेम्ब्रेन का काम है सिर्फ वेस्ट को ब्लड में से हमारे डायलाइजिंग सॉल्यूशन में पास करवाना, ठीक है। अब देखिए 18th क्वेश्चन क्या है, 18th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, इसमें से आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलाइजर का क्या काम नहीं है। तो ए ऑप्शन है इसमें टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, भाई नाइट्रोजनस वेस्ट तो रिमूव करना ही है, यही तो काम है हमारे आर्टिफिशियल किडनी का, इसलिए उसको लगाया गया है हीमोडायलाइजर को, तो ये तो नहीं है। ए बी क्या है, टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, एक्सेस फ्लूइड को, जो हमारा फालतू फ्लूइड है उसको ब्लड में से निकालती है। सी ऑप्शन है टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, अब देखिए रिमूव करती है एक्सेस फ्लूइड, तो वो हमारे बॉडी में से निकालती है, कई बार बहुत ज्यादा फ्लूइड भी निकाल देती है हमारी ये डायलाइजिंग मशीन, क्योंकि है तो आखिरकार मशीन ही ना। अब सी ऑप्शन इन्होंने देखा है टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, इसका क्या मतलब है, देखिए हमारी जो किडनी होती है, किडनी में होती है नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है, ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ये होता है कप जैसे स्ट्रक्चर, बोमन्स कैप्सूल, और इससे निकलती हैं ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स निकलती हैं जो फाइनली एक डक्ट से कलेक्ट हो जाती है, जिसमें यूरिन हमारा इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ कनेक्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे बोमेन कैप्सूल हमारे ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को या फिर बहुत सारे फिल्ट्रेट को निकालता है, वो जाता है हमारे ट्यूब्यूल्स के थ्रू, इन पार्ट को बोला जाता है ट्यूब्यूल्स। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, इन ट्यूब्यूल्स के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो इसमें से काफी सारे वाटर को, हमारे यूरिन में से बहुत सारे वाटर को, जो काफी ज्यादा अमाउंट में निकल जाता है, बहुत सारे आयंस को, जैसे सोडियम पोटेशियम आयंस को, कैल्शियम को, इन सबको क्या करती है हमारे ब्लड में वापस रीएब्सॉर्ब कर लेती हैं ये कैपिलरीज इस यूरिन में से, यानी कि यूरिन क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा अमाउंट में बन के जा रहा था, बहुत सारी काम की चीजें क्या हो रही थी, इस ट्यूब्स में से जा रही थी। तो हमारी बॉडी ने क्या करा, इसके आसपास बहुत
सारी ब्लड वेसल्स लगा दी जिन्होंने डिफ्यूजन के थ्रू हमारी काफ़ी सारी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे कि वाटर, जैसे कि सोडियम पोटेशियम आयंस, जैसे कि कैल्शियम। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन हमारी किडनी में। लेकिन जो हमारा डायलाइजर सोल्यूशन होता है, जो डायलाइजिंग मशीन होती है, वो मशीन है, उसके अंदर इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि वापस से रीअब्जॉर्ब भी होगा। तो क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक बार अगर डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला गया तो उसमें से कुछ भी चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारी बॉडी के लिए, चाहे वो एसेंशियल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा कि इसमें हमारी जो आर्टिफिशियल किडनी होती है इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। यही बेसिक डिफरेंस होता है हमारी आर्टिफिशियल किडनी और हमारी जो रियल में हमारे अंदर जो फिल्ट्रेशन ब्लड का चल रहा है उसमें। ठीक है, कि इसमें फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता और हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 19th क्वेश्चन, द यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज रिच इन। ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन अब इसमें से यूज हो चुका है, यानी कि इसमें से आकर के एक तरफ से देखिए इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन को, जो गंदा होता रहता है ना डायलाइजिंग सॉल्यूशन, वो एक तरफ से निकालते जाते हैं और दूसरी तरफ से नया साफ डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरते जाते हैं ताकि रिफिल होता रहे हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ताकि गंदा ना हो। तो ये कह रहे हैं जो ये जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है ये किस चीज में रिच होता है, यानी कि इसके अंदर किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ब्लड सेल्स, लिम्फ, प्रोटीन, यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। तो देखिए इसका काम क्या है, हमारी बॉडी में से यूरिया को बाहर निकालना। तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या ज्यादा होगा, यूरिया और एक्सेस अमाउंट जो सॉल्ट्स होते हैं, हमारे सॉल्ट हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, तो उन सॉल्ट्स को निकालना और यूरिया, इस चीज में ये काफी ज्यादा अमाउंट में हमारे डायलाइजिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स। 20 क्वेश्चन क्या है, 20 कह रहा है द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्च द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए हमारे नेफ्रॉन में मैंने अभी क्या बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन जो कर रहा है किस चीज का, सर्टेन सब्सटेंसेस है, यानी कि कुछ सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो किस पार्ट में हो रहा है, ये पार्ट हो रहा है इस ट्यूब वाले पार्ट में, ट्यूब्यूलर पार्ट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन है सी। ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब थोड़े से और क्वेश्चन है उसके बाद देखते हैं इन्हें। अब देखिए जो आगे के क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज टाइप नहीं है, ये थोड़े से आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं ऐसे, या थोड़े से जिनमें आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप नहीं है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। तो इसमें क्या है, एक एक आपको फंक्शन लिखना है। ये जो चीजें दे रखी हैं आपको, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का काम क्या है भाई, हमारे पूरी बॉडी में नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, एक जगह से ब्लड को दूसरी जगह ट्रैवल किसके अंदर करता है, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर करता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है हमारी ब्लड की क्लॉटिंग करना। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कट लग गया या किसी वेसल में कट लग गया तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, खुल करके एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं और उस कट को क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं ताकि वहां से ब्लड फ्लो ना कर पाए। ठीक है, तो छोटे मोटे कट में क्या करती है हमारी प्लेटलेट्स, क्या करती है उनके ऊपर आकर के एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है हमारे कट के ऊपर और हमारे ब्लड को प्रिवेंट करती हैं बाहर फ्लो करने से। ठीक है, अब आते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हमारे हेल्प होता है बहुत सारे, एक तो जरूरी जो हमारे मिनरल्स वगैरह होता है उनको ट्रैवल करता है, दूसरी बात इम्यून सिस्टम में हमारे हेल्प करता है हमारा लिम्फ। और हार्ट का तो क्या है, हार्ट तो पूरा पंपिंग सिस्टम ही है ना, हार्ट से तो सब कुछ चल रहा है हमारा। अच्छा चलिए, इसमें दे रखा है राइट 2 डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अभी बताया था 2 तरीके से ग्लूकोज टूट सकता है, या तो जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन होगी तब किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी में। और जब क्या होगा हमारे बॉडी में, जैसे कि मसल्स में हमारे क्या हो जाता है, क्रैम्प आ जाता है, तब क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और हमारी बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी साथ में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके आ गए बहुत सारी चीजें इसमें दे रखा है, जैसे कि आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम शो करना है आपको। और क्या कह रखा है उसमें लेवल करना है ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, लीवर और पेनक्रियास। तो ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस तो हमारा फूड पाइप होता है इस तरीके से, फूड पाइप। उसके बाद क्या होती है हमारी यहाँ पे स्टमक आता है और स्टमक के बाद क्या होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब बात यह है कि इसमें क्या रखा है, एक तो ईसोफेगस, ये तो है ईसोफेगस है ना,
और इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है ग्लैंड हमारा जिसको बोला जाता है लीवर। ठीक है, अब लीवर क्या सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस जब ज्यादा सिक्रेट हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए एक छोटा सा पैकेट होता है हमारे पास जिसको हम यहीं पे बनाते हैं, उसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर का काम है अपने अंदर बाइल जूस को स्टोर करके रखना। ठीक है, ये होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब देखिए पैनक्रिया। पैनक्रिया होता है, यहाँ पे लीफ जैसा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको पैनक्रिया बोला जाता है और ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन में हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास और ईसोफेगस। अब ये कह रहे हैं कि आप व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। देखिए ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं 3 टाइप की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इसमें एक एक फीचर आपको लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि आर्टरीज जो होती है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर के जाती हैं, कैपिलरीज क्या करती हैं, हर छोटी छोटी सेल्स तक, इंडिविजुअल सेल्स तक बॉडी की वो हमारे ब्लड को पहुंचाती हैं, या फिर कह सकते हैं कनेक्शन होती है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। ठीक है, किस तरीके से एक बार बना के भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारी आर्टरीज है, आर्टरीज थोड़ी सी मोटी होती है, थिक वॉल्ड होती है, ये भी आप लिख सकते हो। और ये क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स में टूट जाती है जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज फिर फर्दर जाकर के एक बड़ी ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है जिसको बोला जाता है वेन्स। ठीक है, तो छोटे छोटे ऑर्गन तक क्या करती है, आर्टरी जो होती है खुद को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेती है और ये ऑर्गन के बाद जो ट्यूब्स बनती है कैपिलरीज, ये वापस चली जाती हैं और एक बड़ी ट्यूब बनाती है जिनको बोलते हैं वेन्स। ठीक है, आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के आ रही है, ऑर्गन के पास तक कैपिलरीज ने क्या करा, ऑक्सीजन को पहुंचा दिया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस से वेन में जाने लगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे लिस्ट द 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वो कौन से 3 स्टेप्स होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो क्या करता है, जो हमारी सनलाइट होती है, सबसे पहले हमारे प्लांट में देखिए फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होती है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या करता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, अभी बताया था क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होता है हमारे प्लांट लीफ के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट हमारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है पहले स्टेप में। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब जो हमारी केमिकल एनर्जी बनी है, हमारी जो लाइट एनर्जी आई है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करा जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में और क्या करा जाता है, और करा जाता है हमारे वाटर का जो मॉलिक्यूल, जो वाटर प्लांट हमारा क्या ले रहा है, रूट्स में से वाटर ले रहा है, उसको स्प्लिटिंग करी जाती है हमारे किसमें, हाइड्रोजन और वाटर में, हाइड्रोजन में और वाटर में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या करता है, पानी को तोड़ दिया जाता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, फिर क्या होगी, लाइट एनर्जी को सेकंड स्टेप में केमिकल एनर्जी में बदलेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी। तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बस, उसमें क्या रखा है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगेन एक और हमारी क्या है, एक्टिविटी है ये एनसीईआरटी की। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद बंद कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या रखा है कि हमारे प्लांट के लिए, देखिए जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, वाटर चाहिए उसको और सनलाइट उसको चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो हमने अभी देखा था, बेल जार रख करके देखा था, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से सनलाइट जो होती है ना, सनलाइट क्यों जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, उसका भी एक्सपेरिमेंट होता है। वो कैसे करते हैं, आपको 2 लीफ लेनी है। ठीक है, ये मैंने 2 लीफ ली। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन लीफ में से एक लीफ के ऊपर यहाँ पर क्या कर देना है, कोई व्हाइट पेपर लगा देना है या टेप लगा देना है, ब्लैक, जो भी आप लगाना चाहते हैं, इसके थोड़े से एरिया को मतलब लीफ के कवर कर देना। ठीक है, कवर कर देना है। अब क्या करना है, इस लीफ को आपको क्या करना है, धूप में रखना है। धूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, धूप में जब रखेंगे तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए,
धूप किस एरिया पर पड़ेगी, धूप सिर्फ इस एरिया पर पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इसको कवर कर दिया, यहाँ पे कवर कर दिया, तो यहाँ पे सनलाइट नहीं जा सकती। और जब यहाँ पे सनलाइट नहीं जाएगी तो यानी कि इस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, केवल इस एरिया में फोटोसिंथेसिस होगी, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, ठीक है, स्टार्च भी नहीं बनेगा। अब इसका सारा खेल है, इससे हम टेस्ट करेंगे कि क्या यहाँ पे सनलाइट की वजह से स्टार्च में कोई अंतर आया। तो देखिए, आपको इस लीफ में अगर ये बताना है कि इसमें क्या है, स्टार्च है या नहीं, तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले इस लीफ को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल क्यों करते हैं, इस पानी में बॉईल करते हैं ताकि इसकी सेल्यूलोज की जो लेयर है, जो सेल वॉल है, वो हट जाए, टूट जाए। उसके बाद क्या करते हैं, इसको अल्कोहल में धोया जाता है, और जब अल्कोहल में धो लेते हैं या अल्कोहल में बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर डाला जाता है आयोडीन का सॉल्यूशन। पूरी तरीके से लीफ को तैयार करने के बाद अब इसमें डाला जाएगा आयोडीन का सॉल्यूशन, और जैसे ही मैं इस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालूंगी, जहां जहां पर स्टार्च होगा वहां से ये हमारी जो लीफ है ये ब्लू और ब्लैक कलर की, डार्क कलर की हो जाएगी। और जहां पर स्टार्च नहीं बना होगा, यानी कि इस एरिया में, वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारी जो ये आप स्ट्रिप देख रहे हैं, जिस एरिया पर हमारी सनलाइट नहीं गई थी, वहां से क्या होगा, वहां से लीफ का कलर एज इट इज रहेगा, वहां से लीफ का कलर चेंज नहीं होगा। यानी कि ये एक्टिविटी हमको बताती है कि सनलाइट भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं की जा सकती। एक बार दोबारा देखिए, आपने लीफ ली, उसके ऊपर एक पैच लगा दिया जहाँ पे सनलाइट ना जाए, जहाँ पे सनलाइट नहीं गई वहाँ पे स्टार्च नहीं बना। इस वजह से जब हमने इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला तो उस एरिया का कलर चेंज नहीं हुआ जहाँ पे हमने उस स्ट्रैप को लगाया था या फिर उस पट्टी को या पेपर को लगाया था। बाकी जगह तो कलर चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।